मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज फिर आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं प्रस्तुत करूंगा। आज तारीख हो गई 12 दिसंबर। आज है दिन बृहस्पतिवार और वर्ष 2024। तो जहां तक मुझे जानकारी है, आज ही के दिन 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 दिन मंगलवार को ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं या यूनाइटेड किंगडम के सम्राट जॉर्ज पंचम, जो कि भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने दिल्ली में बुराड़ी नामक स्थान पर 1911 में डिक्लेयर किया, घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा और भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी। उनके साथ उनकी पत्नी मेरी भी आई थी। ठीक, अब आज मैंने 1911 में डिक्लेयर किया गया और कम से कम भाई राजधानी बनाने में सब पूरा ऑफिस और सब बनाने पड़ते हैं, तो दिसंबर 1912 में ध्यान रखें, एक वर्ष बाद, इस घोषणा के एक वर्ष बाद राजधानी दिल्ली आई। भाई थोड़ा समय लगता है बनाने में, ऑफिसेस वगैरह हैं। दिल्ली के वास्तुकार आपने सुन रखे होंगे, कौन थे? लुटियंस। कौन थे? लुटियंस। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं वासु पूज्य और उनका प्रतीक चिन्ह भैंसा है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य को सिद्धांत या आगम कहते हैं। आगम ध्यान रखें, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन आगम में 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं। 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 में जो है क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के भाग 20 में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान का भाग 20 बताएं आप लोग, कुछ याद है? भारतीय संविधान का भाग 20 है 12 संविधान हाँ। संशोधन। अरे देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, तो गलती हो गई, थोड़ा ठंड थी। मैं भाग 12 की बात कर रहा हूं। भाग 12, गलती हो गई मुझसे, मुझको कृपया सभी क्षमा करने की कृपा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भाग 12 में क्या बताया गया है? तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाओं का वर्णन किया गया है। वित्त, संपत्ति और संविदाओं का वर्णन। संपत्ति का भी अधिकार है इसमें, और भी तमाम चीजें हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं। ठीक, भाग 12। गलती हो जाती है भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 12वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था? 12वां संविधान संशोधन बताइए। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन, गोवा, दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। हाँ, पीछे से बैठ जाए आके, देखिए पीछे से आ जाइए वरना डिस्टर्ब होगा। तो देखिए आप लोगों में से जो लोग अगर देर में आते हैं ना, तो फिर उस समय हमसे इजाजत न मांगे, पीछे से आके बैठ जाया करें, क्योंकि फिर हम उधर ध्यान ले जाएंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी, समय कम मिलता है। चलिए आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, 12 के क्रम को। कर्नाटक राज्य जो है राज्यसभा के लिए
ध्यान रखें, राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा के लिए 12 सदस्य चुनकर भेजता है राज्यसभा। ठीक। अच्छा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12, यहां से मौलिक अधिकारों का प्रारंभ होता है, अनुच्छेद 12। यानी ये बताया गया है कि ये मतलब मौलिक अधिकार यहां से प्रारंभ होंगे। कौन कौन मौलिक अधिकार होंगे, कि जो नागरिक के लिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा फिर बैक हो रहे हैं। ये सम्राट अशोक जो थे, इनका 12वां संविधान संशोधन, इनका 12वां शिलालेख किससे संबंधित है, बताइए। अशोक का 12वां शिलालेख किससे संबंधित है, इसमें क्या बताया गया है? शिलालेख 12, देखिए शिलालेख 12 कहता है, ये सभी संप्रदायों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता रखने का निर्देश देता है और सभी संप्रदायों को सम्मान देने की बात करता है। 12वां शिलालेख। देखिए, अशोक का जो धम्म था वो कोई एक विशेष संप्रदाय के रूप में नहीं था, जो अच्छी अच्छी बातें थीं उनको बताया। तो उनका सभी 12वां शिलालेख सभी संप्रदायों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना और सभी संप्रदायों का सम्मान, ये सम्राट अशोक का 12वां शिलालेख ऐसा कहता है। समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा आपने। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया, लेकिन उन दक्षिण भारत के सभी 12 राजाओं को उनका राज्य अपनी अधीनता में वापस कर दिया। मतलब उनके ऊपर अपनी संप्रभुता तो रखी, लेकिन आंतरिक रूप से उनको स्वतंत्र किया और उन्हें वार्षिक रूप से कर देने के लिए बाध्य किया। आपने सुना ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन माने गए हैं? अब यहां राज्य से आशय एक प्रदेश नहीं, बल्कि राज्य से आशय एक देश है। क्या है वो? बताएं। राज्य से आशय क्या है? देश या राष्ट्र है। यह राजनीति शास्त्र की भाषा की बात है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसको हम प्रभुसत्ता भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत राजनीति शास्त्र की भाषा में राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि उसके पास भूमि भी थी, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन क्या नहीं थी? प्रभुसत्ता उसके पास नहीं थी, क्योंकि वो इंग्लैंड के अधीन था। लेकिन 15 अगस्त से क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संविधान है उसमें क्या लिखा? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा करते हैं। यानी अब भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक। तो जो है समुद्रगुप्त ने ऐसा किया कि मतलब संप्रभुता अपनी रखी, लेकिन अंतर कितने राज्य थे? 12 राज्य। ठीक। ये कहां के राज्य थे? दक्षिण भारत के राज्य। अच्छा, जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, एशिया महाद्वीप में लगभग 12 देश ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। 12 देश ऐसे हैं जो मुझे अभी भी जानकारी मिली, तो मैंने आपको बताना उचित समझा। देखिए, मेरे पास कोई जानकारी आती है तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं, और अगर मुझसे गलती होती है तो मैं अगले उसमें मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए भी उसको सही करने की चेष्टा करता हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब 12 की बात आई तो 1612 में जो है अंग्रेजी जहाजी बेड़े ने कैप्टन वेट्स के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को करारी शिकस्त दी थी, और 1612 में ही शहजादा खुर्रम और
अर्जमंद बानो बेगम का निकाह हुआ था 1612। यानी खुर्रम कौन बनते हैं आगे चल के? शाहजहां। और अर्जमंद बानो बेगम को कौन सी पदवी मिलती है? मुमताज महल। 1612। ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 12। ठीक। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी राज्य की विधानसभा में केवल 40 सदस्य हैं तो उस राज्य में 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, अगर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। तो जो मुझे जानकारी है कि गोवा विधानसभा जो है उसके सदस्यों की संख्या 40 है, तो 12 मंत्री वहां बन सकते हैं। तो एक मुझको भाई ये जानकारियां जो मिली सो मैंने आपसे शेयर की। हालांकि 12 के संबंध में और भी जानकारी है, लेकिन अगर समय बचा तो मैं फिर आपसे शेयर करूं, अभी बताऊंगा। आइए कुछ चर्चाओं का क्रम आगे बढ़ा देते हैं। वेनसांग, जिनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ये सम्राट अशोक के, सॉरी देखिए गलती हो गई, ये सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में गए थे मालूम है आप लोगों को? कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के दरबार में गए थे। भास्कर वर्मन के दरबार में गए थे। कामरूप का नया नाम क्या है? असम या अशोम, अब तो असोम कहते हैं उसको, हैं? और अनुच्छेद 371 खा, इसका संबंध असोम से है। असोम की राजधानी दिसपुर है, हैं? लेकिन वहां का एक प्रमुख शहर है गुवाहाटी, जहां पर कामाख्या देवी का मंदिर भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क असोम में है। मानस नदी असोम में है। और मुख्य नदी तो आप जानते हैं कौन है? ब्रह्मपुत्र, ये वहां की प्रमुख नदी है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में एक जगह है कोडाई कनाल। तमिलनाडु में एक जगह है कोडाई कनाल। तो यहां पर जो है ये बर्फीला इलाका है और यहाँ के लोग कुरुंजी के फूल को अपनी शान समझते हैं। और कुरुंजी का फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है। कितने वर्ष में खिलता है? 12 वर्ष में एक बार खिलता है कुरुंजी का फूल। चलिए आगे, एकदम याद आया तो मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा, सम्राट अशोक को देवानामप्री या प्रियदर्शी कहते हैं, लेकिन देवपुत्र किसकी उपाधि है? देवपुत्र, ये कनिष्क को कहते हैं देवपुत्र। ठीक, देवपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलापति किनका पर्यायवाची है? कमलापति, कमलापति ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। कमला लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। कमलापति यानी लक्ष्मी के पति, यानी विष्णु जी का पर्यायवाची है। हालांकि उनके कई और भी नाम हैं। ठीक, अच्छा, आओ, यूरोपा, गनीमेडे, कैलिस्टो किस ग्रह के उपग्रह हैं बताएं? ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ गॉड। चलिए आगे चलते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? आंध्र वंश।
आंध्र प्रदेश के इलाके में ज्यादातर इसका वो रहा होगा, तो इसलिए इसको आंध्र वंश भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, सम्राट कालिदास, कवि कालिदास हुए हैं, किनके नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अच्छा, काजिल कुम रेगिस्तान किस महाद्वीप में पड़ता है? काजिल कुम रेगिस्तान, काजिल कुम रेगिस्तान किस महाद्वीप में पड़ता है? चलो देश बता दो। अच्छा, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजिल कुम रेगिस्तान। ठीक। अच्छा, अकबर ने कौन सा दिन न्याय के लिए मुकर्रर किया था? जोर से बोले। बृहस्पतिवार। अकबर ने जो है बृहस्पतिवार का दिन न्याय के लिए मुकर्रर किया था। अब गुरुवार भी कहते हैं बृहस्पतिवार को, और इंग्लिश में तो आप स्वयं जानते होंगे थर्सडे कहते हैं, और अगर हम अरबी में बात करें तो कहेंगे जुमे रात कहते हैं। ठीक। अच्छा, आइए, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, लघु जातक, ये किसकी कृतियां हैं? वराह मिहिर, वराह मिहिर, ये भी खगोल शास्त्री हुए हैं, वराह मिहिर। ठीक। अच्छा, ये बताइए, पुणे में पूना कह सकते हैं, पुणे कह सकते हैं, पुणे में 1910 में निष्काम कर्म मठ, इसकी स्थापना किसने की थी? निष्काम कर्म मठ पुणे में, बताइए किसने की? कुछ याद करें। ये की थी श्री घोड़ो केशव कर्वे, यानी मिस्टर डी के कर्वे ने की थी 1910 में निष्काम कर्म मठ। फिर आगे चल करके 1916 में, ध्यान से इधर देखें, 1916 में इन्होंने पुणे में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? महिला महाविद्यालय। और फिर यही आगे चल करके क्या बन गया? विश्वविद्यालय के रूप में बदला, जिसे अब कहते हैं श्रीमती नलीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय। ठीक। दामोदर किसका पर्यायवाची है? दामोदर विष्णु जी का है? दामोदर, उपेंद्र, गरुड़वाहन, लक्ष्मीपति, नारायण, ये सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं, विष्णु जी का। और अपने प्रधानमंत्री जी का भी नाम, पूरा नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, चलिए, और चलिए आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। हाँ, एक मुझे जानकारी मिली आज, जैसा कि 34वां व्यास सम्मान, हिंदी भाषा का है व्यास सम्मान, जो है ये सूर्य बालाजी को दिया जाएगा। ठीक, व्यास सम्मान। अब जो अगले कंपटीशंस आएंगे अभी तो, क्योंकि अब इधर भी जो कंपटीशन होंगे उनमें तो मुश्किल है, लेकिन अभी दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, प्राचीन काल में व्यास नदी का क्या नाम था? विपाशा, ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक। अच्छा, आइए आगे चलते हैं। बिंबिसार ने गिरिब्रज के स्थान पर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। तो राजगृह जो है, इसके वास्तुकार कौन थे? उस समय कहते थे स्थपति, जैसे आजकल नहीं कहते आर्किटेक्ट। तो इसके स्थपति या वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे। ठीक। अच्छा, पहली बौद्ध संगति कहां हुई? सप्तपर्णी गुफा,
सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। ठीक। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी रहीम तुल्ला सयानी ने। और इसमें कौन सा गीत गाया गया था? वंदे मातरम गीत। कौन सा गीत गाया गया? वंदे मातरम गीत। ठीक। अच्छा, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 12वें क्रम के मुख्यमंत्री बने श्री हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक। अच्छा, गुप्त काल में जिले को क्या कहते थे? विषय। जिले को क्या कहते थे? विषय कहा जाता था और इसका मुखिया विषय पति कहलाता था। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें व्यक्ति के आधार पे तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, ये 12वें क्रम की राष्ट्रपति बनी। अब थोड़ा दिमाग फिर घूमा है पीछे की ओर। शिवाजी के शासन काल में 12 अलूटे, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, 12 अलूटे और 12 बलूटे थे। ठीक। और कुंभ मेला लग रहा है, ये भी हर 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक। चलिए कुछ क्या कहना चाहिए, आगे बढ़ाते हैं। महावीर स्वामी के भाई नंदीवर्धन की पत्नी का क्या नाम था? सौंदरी। सौंदरी था इनकी पत्नी का नाम। ठीक। अच्छा, भारत के कौन से राष्ट्रपति 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? बताइए आप लोग। भारत के कौन से राष्ट्रपति 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। सम्राट अकबर के कार्यकाल में जो मनसबदारी व्यवस्था सम्राट अकबर ने प्रारंभ की थी, तो उसमें सबसे छोटा मनसब 10 का होता था और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। ध्यान रखें, पूरी बात सुनेंगे। सबसे छोटा मनसब 10 और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। लेकिन राजा मान सिंह इसके अपवाद थे, उन्हें 12,000 का मनसब दिया गया था। मान सिंह को केवल मिला। अब चूंकि आया एकदम क्रम में बात आई, तो हमारे सामने विशाल बैठे हुए, इन्होंने कुछ इशारे किए, पूछा चाहा, तो हम बताएंगे उनको। ठीक है। अच्छा, और अभी शतरंज का जो सम्मान है, शतरंज खेल का पुरस्कार किसको दिया? मिस्टर डुकेस को दिया गया है। डुकेस। डुकेस। आइए। अच्छा, ये पुस्तक किसने लिखी है? किसकी कृति है? स्मृति लेखा। किसकी कृति है? स्मृति लेखा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे। ये हिंदी का प्रश्न है। स्मृति लेखा किसकी कृति है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। और ये जानते हैं क्या है? इसमें जो 12 विद्वान हैं हिंदी के, साहित्यकार कह सकते हैं, 12 विद्वानों के संस्मरण दिए गए हैं। स्मृति लेखा में जो है 12 विद्वानों के संस्मरण अज्ञे जी ने दिए हैं। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अब समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें आती रहती हैं सामने, तो उनकी भी हमको चर्चा करनी पड़ जाती है। अच्छा, ये केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी। ये उससे संबंधित है, तो आप जानते हैं कहाँ का लोक नृत्य है। अच्छा,
अकबर के दरबार में तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? त्रिलोचन। वैसे तो तन्नू मिश्र और रामतनु ये उनके अन्य नाम थे, लेकिन मुख्य नाम था उनका त्रिलोचन। ठीक, क्या नाम था? त्रिलोचन। अच्छा राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहां पे है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान ये पड़ता है देहरादून में। कहां पे है? देहरादून में पड़ता है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका मुख्यालय कहां पे है बताएं? नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली का एकमात्र जंगल कौन है बताइए? बताइए। नहीं, वो तो पहाड़ियां हैं, रायसीना हिल्स। मतलब जंगल का नाम बताइए। चलिए कोई बात नहीं। दिल्ली रिड्स फॉरेस्ट। क्या नाम है? दिल्ली रिड्स फॉरेस्ट। ये दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एकमात्र जंगल। ठीक। विश्व वानिकी दिवस तो पता ही है आपको, कहां कब मनाते हैं? 21 मार्च को। ठीक। अच्छा, आइए फिर आगे अपने क्रम को बढ़ाते हैं। कालकूट किसका पर्यायवाची बताइए? कालकूट जहर का पर्यायवाची है। कालकूट किसका है? जहर का। देखिए इतने पर्यायवाची हैं जो मुझको जानकारी है, जहर के इतने पर्यायवाची। अच्छा, समय समाप्त हो रहा है, कोई बात नहीं। एक तो है कालकूट, मैंने बता दिया। फिर विष, फिर क्या होगा? गरल। और आगे क्या बचा? आगे कुछ और बचा? और भी कोई पर्यायवाची जहर का? कालकूट, विष, गरल और याद करें। अच्छा, जहरों का अध्ययन किसमें करते हैं? हलाहल। हाँ, एक और क्या पर्यायवाची है? हलाहल। हलाहल। और ऐसा मतलब अध्यात्म कहता है कि भाई शिव जी ने लोक कल्याण के लिए जहर पी लिया था, कंठ तक रखा था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो 4 मैंने बता दी, एक बार फिर सुन लीजिए। कालकूट, विष, गरल, हलाहल, ये जहर के पर्यायवाची हो गए। अच्छा, जहर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। भाई इंग्लिश में टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं जहर को, है टॉक्सी। तो औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां है बताएं? लखनऊ। देखिए संसार में जो भी चीजें आई किसी न किसी रूप में, तो उनका महत्व तो है। अब उसका हम सदुपयोग कैसे करते हैं या दुरुपयोग कैसे करते हैं, वही दवा। एक अगर कोई रोगी है तो उसके लिए वो दवा लाभदायक हो जाती है, लेकिन जो रोगी नहीं है उसको पी ले तो रिएक्शन कर जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान नहीं, कानपुर में चमड़े का काम होता है, लेकिन केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। ये अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। वैसे तो कानपुर में चमड़े का काम होता है काफी, लेकिन केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। ठीक, चलिए एक प्रश्न के साथ समापन कर देंगे। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? धनबाद। कहां पे है? धनबाद। तो भाई चूंकि समय समाप्त हो रहा है, सिग्नल हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज मैं हिंदी के प्रश्नों की चर्चा ज्यादा नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आप सबसे खेद प्रकट करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। और
अगले टर्न पे फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ नई जानकारी लाऊं। तो मैं राम कृपाल आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।